आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 18 जनवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों रिपोर्टर से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे ईरान में दिन दहाड़े सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का कत्ल, इजरायली कैबिनेट से भी सीज फायर डील हुई पास, अब कोई रुकावट नहीं, कल बंद होगी जंग। यमन ने फिर किया हमला, सेंट्रल इजराइल में मची भगदड़। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने गजा में सीज फायर को लेकर दिया बयान। अमेरिका से दो हाथ करने को कनाडा क्यों है तैयार, और यूक्रेनी कैपिटल पर रूस का बड़ा हमला, जान माल के नुकसान की खबर। चलिए शो की करते हैं शुरुआत एक बड़ी खबर से जो इस वक्त ईरान से है। तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के हेडक्वार्टर्स के करीब एक हथियारबंद शख्स ने गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की मौत हो गई। ये वाकया सैटरडे की शनिचर की सुबह मसरूफ तेहरान स्क्वायर पर हुआ, जिसमें 2 जजेस हलाक हो गए और तीसरा जख्मी हो गया। जुडिशरी के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कत्ल किए गए जजेस की शिनाख्त अली राजीनी और मोहम्मद मोकेसेह के तौर पर की है। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, ईरानी अलग तरीके से बुलाते हैं, हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो माजरत रखिएगा। ये जजेस नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जुर्म, जासूसी और दहशतगर्दी के मुख्तलिफ केसेस में शामिल थे। बयान में यह भी कहा गया है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर का सुप्रीम कोर्ट में किसी केस से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही वो कोर्ट के किसी ब्रांच का क्लाइंट था। बयान में यह भी कहा गया कि टेररिस्ट एक्शन के फौरन बाद गनमैन को इस हथियारबंद शख्स को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मगर उसने फौरन खुदकुशी कर ली, यानी वो जिंदा नहीं बच सका। अब उसके बारे में अलग तरीके से जांच करनी होगी, कहां से आया था, किससे मिला था, किसके ऑर्डर से उसने ये सब किया और किस वजह से किया। जुडिशरी ने मजीद कहा है कि असैसिनेशन के पीछे मौजूद लोगों को पकड़ने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब बात हिजबुल्लाह के चीफ की। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम ने कहा है कि फ़लस्तीनी आवाम और रेजिस्टेंस फाइटर्स ने गजा स्ट्रिप पर इजरायली जंग को ख़त्म करने के लिए जो सीज फायर एग्रीमेंट कबूल किया है, वो इजराइल के ख़तरनाक मंसूबों की नाकामी है। सैटरडे के दिन बेरूत से टेलीवाइज्ड एक बयान में शेख नईम कासिम ने गजा स्ट्रिप के सीज फायर एग्रीमेंट पर फ़लस्तीनियों को मुबारकबाद दी और कहा कि ये मुआहदा फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस की हिम्मत और सब्र का सबूत है। हम यहाँ आपको कुछ ताज़ा और कुछ अपडेटेड खबरें बता रहे हैं। कुछ चीज़ें अब अपडेट्स ऐसी होंगी जो अभी हेडलाइन भी नहीं बनी हैं, तो उन्हें भी समझिएगा, देखिएगा, वैसे ज़्यादातर बन चुकी हैं। शेख कासिम ने यह भी कहा कि रेजिस्टेंस और फ़लस्तीनी आवाम ने इजराइल के ख़तरनाक मंसूबों को नाकाम बना दिया। तारीख़ गजा के उस मुकाम को याद रखेगी जो उसने इजरायली दुश्मन के प्रोजेक्ट को तोड़ने के लिए कुर्बानियां देकर हासिल किया है। शेख नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह और रेजिस्टेंस फाइटर्स ने इजराइल के लेबनान में रेजिस्टेंस को ख़त्म करने के मकासद को नाकाम बनाया और लेबनान फ़ख्र के साथ सर बुलंद करके उतरा। इजराइल सीज फायर डील के बावजूद गजा पर हमले कर रहा है तो यमन भी नहीं रुक रहा। इजराइल की मिलिट्री का दावा है कि उन्होंने यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। इजरायली मिलिट्री ने कहा कि सेंट्रल इजराइल में जो सायरन्स बजे थे वो यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल की वजह से बजे थे। इजराइल की एयरफोर्स ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर मार गिराने का दावा किया है। हालांकि याहिया सारी या अभी किसी हौथी ऑफिशियल का बयान नहीं आया था जब तक मैं पढ़ रहा हूं, लिहाजा नहीं बता सकता क्या उन्होंने कहा है कि हमने डायरेक्ट हिट अचीव किया है। कई इजरायली इलाकों में सायरन बजने लगे। मैप में आप ये लाल लाल सायरन देख रहे हैं जो सुनाई नहीं देंगे। शेल्टर्स की तरफ ज़ायनीज़ भागने लगे, भगदड़ मच गई। यमन के हौतीज जो गजा में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, गजा की जंग के दौरान इजराइल पर बार बार मिसाइल्स दाग चुके हैं। उनका ये कहना है कि सीज फायर होने के बाद अगर सीज फायर वायलेशन किया इजराइल ने और सीज फायर अमल में आने से पहले भी ये जो हमले कर रहा है इजराइल 1-2 दिन के लिए, ये भी ना रुके तो हम भी लगातार हमले करते रहेंगे। बढ़ते आगे, गजा की सिविल डिफेंस के मुताबिक हमास और इजराइल के दरमियान सीज फायर के बाद भी कम से कम 123 फ़लस्तीनी, जिनमें 33 बच्चे और 33 औरतें शामिल हैं, कत्ल कर दिए गए हैं। ज़्यादातर हलाकतें गजा सिटी में हुई हैं, जहां 92 लोग मारे गए। खान यूनिस में 19, सेंट्रल गजा में 10 और रफा के साउथ में 2 लोग हलाक किए गए हैं। सीज फायर के बाद से अब तक 270 से ज्यादा फ़लस्तीनी इजरायली हमलों में जख्मी भी हुए हैं। सोचिए, सीज फायर की, अमन की, जंगबंदी की बात हो रही है
اور گولیاں برسائی جا رہی ہیں پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے۔ غزہ کی منسٹری آف انٹیریئر نے کہا ہے کہ سیز فائر ایگریمنٹ کے نافذ ہوتے ہی وہ تمام غزہ کی گورنریٹس میں پولیس فورسز ڈپلوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی یہاں پر حماس یہ بتا رہا ہے، حماس کی ہی ہے یہ منسٹری، کہ وہی نظام سنبھالنے جا رہا ہے۔ منسٹری نے اپنے بیان میں کہا، ہم تمام شہریوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ عوامی اور ذاتی جائیداد کی حفاظت کریں، کسی بھی ایسے عمل سے بچیں جو ان کی زندگی کو خطرہ پہنچانے کا سبب بن جائے۔ منسٹری نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس، سیکیورٹی اور سروس ایجنسیز کے افراد کے ساتھ تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں، انہیں سپورٹ کریں اور جو بھی کچھ غلط ہو رہا اس کی انفارمیشن دیں۔ منسٹری نے گزشتہ 15 مہینے کی جنگ کو ماڈرن ٹائمز میں ایک نہایت مجبور لوگوں کے خلاف کیا گیا سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اب میں نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا وہیں آتا ہوں۔ اگر غزہ کی منسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم پولیس کا ڈپلائمنٹ کریں گے ایک بار نافذ ہو جائے یہ سیز فائر، کیا یہ بات معاہدے میں طے نہیں ہوئی ہے کہ غزہ کے پاس نظام نہیں رہے گا؟ حماس کے پاس کیا حماس ہی نظام سنبھالے گا؟ تو یہ اسرائیل کی بہت بڑی ہار ہے، اس سے بڑی تو کوئی ہار ہی نہیں ہو سکتی۔ چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ اسرائیلی حکومت نے فلسطینین ریزسٹنس کے ساتھ سیز فائر معاہدے کو فارملی منظور کر لیا۔ اب فارملی کا مطلب سمجھیے، پہلے اسرائیل کی چھوٹی سیکیورٹی کیبنٹ سے اسے گرین لائٹ ملی تھی، لیکن جو بڑی کیبنٹ ہے نا ادھر نہیں پاس ہوا، تو ادھر ووٹنگ ہونی تھی۔ 24 اسرائیلی منسٹرز نے اس معاہدے کے حق میں ووٹ دیا، 24 نے، 8 نے اس کے خلاف ووٹ کیا۔ ریشو آپ سمجھ لیجئے۔ یہ خبر غزہ پر جنگ کے 470ویں دن اور سخت مذاکرات کے بعد سامنے آئی ہے، جو کہ ملٹی فیز ڈیل پر ختم ہوئی۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت نے اس معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ سنیے، پرائم منسٹر آفس آف اسرائیل بنجمن نیتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ اس حکومت نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، ان کی حکومت نے۔ حالانکہ معاہدہ اسرائیلی سیاستدانوں اور زباں اور منہ سے کمشنری جھاڑنے والوں کی سخت تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ معاہدہ سنڈے سے نافذ ہوگا۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو ہاتھوں اور پیروں سے کچھ نہیں کر پاتا، عقل سے کچھ نہیں کر پاتا، وہ زبان سے ہی لپ 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 کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں اسے منہ کی کمشنری کہتے ہیں، کہتے تو اور کچھ بھی ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ خبروں پر آ جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے یہ اسرائیلی حکومت سے عرض کیا ہے، درخواست کی ہے کہ بھیا آپ اپنے آپریشنز لیبنان کے اندر بند کر دو۔ ساؤتھ لیبنان میں جو اب بھی آپ حزب اللہ کا نام لے کر سیز فائر کے باوجود حملے کر رہے ہو، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب تم میت میں آئے ہو کہ شادی میں آئے ہو، ڈھول بجائے جا رہے ہو، بجائے جا رہے ہو، بجائے جا رہے ہو۔ جب طے ہو گیا تھا کہ اب لوگ امن سے رہیں گے، گولی رک گئی ہے، گولا رک گیا ہے، تم داغے جا رہے ہو۔ بھائی وہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، حزب اللہ کی امیج دنیا میں بڑھ رہی ہے، آپ کی گھٹ رہی ہے کہ آپ سیز فائر تک کو نہیں مانتے۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ یاد آیا یہ کون کہتا تھا؟ ویسے ہی کہا ہے سیکریٹری جنرل نے، اینٹونیو گوٹریس نے۔ بڑھتے ہیں جلدی جلدی آگے۔ ایف ایم جولی، فارن منسٹر جولی ہیں، کینیڈا کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کینیڈا تیار ہے، بالکل مستعد ہے امریکہ کے ساتھ سب سے بڑی ٹریڈ وار کرنے کے لیے۔ اگر امریکہ، نیا امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ماتحت بننے والا ہے، جب ان کی صدارت شروع ہوگی، تو اگر وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ وار چاہتے ہیں تو یہی صحیح، یہ جنگ ہوگی اور ہم لڑیں گے۔ کینیڈا کی فارن منسٹر میلینا جولی کو آپ اگر دیکھ چکے ہوں تو میں خبر آپ کو بتاؤں۔ جولی نے کہا کہ کینیڈا از ریڈی ٹو کنفرنٹ US پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ ان دی بگیسٹ ٹریڈ وار ان ڈیکیڈز۔ جو کئی دشکوں میں سب سے بڑی جنگ، اب ٹریڈ وار، جو ویپار کی جنگ ہونے والی ہے امریکہ اور کینیڈا کے بیچ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صدر بننے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ ہم کینیڈا کے امپورٹس پر 25% ٹیرف لگائیں گے، اور میکسیکو کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کہا، میکسیکو اور چائنا سب پر، کہ بھائی ہمارا جو ہے مال ان کے جو ہے وہ ٹیرف کے ساتھ بک رہا ہے، ان کا مال جو ہے ہمارے یہاں فری آ رہا ہے، لوگ ہمارے مال خرید نہیں رہے، انہی کے مال خرید رہے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے مال پر اپنے یہاں کما رہے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا۔ ای نہ چول بے،
हमारे बंगाली भाइयों को सलाम, बहुत लोग बंगाल से कलकत्ता से देखते हैं। तो और बाकी सबको भी, नेपाल, पाकिस्तान और सऊदी, कुवैत, कतर, सब जगह। मैं देखो एक का नाम लेके फंस गया कि बाकी का नहीं लिया, सब मुझे गाली देंगे। तो भाई सबको सलाम। तो भाई ये था अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड वॉर। सर खैर करिए, 4 लोग मारे गए हैं रूस के अटैक में। रूस ने ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए यूक्रेन पर, और ख़ास तौर से यूक्रेन की कैपिटल कीव पर। अब वहाँ पर रिहाइश ज़्यादा है, तो लिहाजा बताया गया है कि 4 शहरी हलाक हुए हैं, 4 शहरी मारे गए हैं। और ड्रोन्स, मिसाइल्स ज़बरदस्त तरीके से रशिया ने बारिश की। हालांकि रशिया के अंदर भी यूक्रेन ने भी हमले किए। दोनों के बीच जंग बढ़ रही है। हालांकि बैकडोर से अमन की और मुज़ाकरात की जो है वो कोशिशें भी चल रही हैं। अमन की बात छोड़िए, आग की बात करिए। अमेरिका में जो आग लगी है वो अभी तक पूरे अमेरिका में नहीं फैली है, सॉरी, कैलिफोर्निया की एक छोटे से इलाके में है। कैलिफोर्निया सूबे के लॉस एंजलिस उसमें शहर आता है, तो वो वहीं है, उधर ही आसपास फैल रही है। अमेरिका बहुत बड़ा है, अमेरिका में करोड़ों लोग रहते हैं। एनबीसी न्यूज़ कहता है कि कैलिफोर्निया की जो वाइल्ड फायर्स हैं, वाइल्ड फायर्स ही नाम है, जंगल में लगी है, शहरों में नहीं है। फायर फाइटर्स लड़ाई लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं, बैटल कर रहे हैं इस आग को बुझाने के लिए, और हज़ारों हज़ार लोग अब भी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने घरों को वापस लौटने के लिए। लिहाजा वो दुआ भी कर रहे हैं कि आग बुझ जाए, जल्द से जल्द बुझ जाए, ताकि वो अपने घरों को लौट सकें। लेकिन फ़िलहाल आग वहाँ पर बड़ा खुश्की है, पानी बरसा नहीं उस इलाके में, और बड़ी खुश्क हवाएं हैं, तो उसकी वजह से भी आग बहुत ज़्यादा भड़क गई। खैर, फॉरेन मिनिस्टर आरागची हैं ईरान के। कल हमने आपको आज सुबह बताया था पुतिन और रूस के, मतलब ईरान के बीच, यानी रूस और ईरान के बीच डील हुई है, ज़बरदस्त स्ट्रेटजिक डील। उसे जाकर देखिए उस एपिसोड को, आज का फर्स्ट एपिसोड है। उसके ऊपर दुनिया भर की नज़रें, क्योंकि उसमें एक डिफेंस नाम की चीज़ भी है कि डिफेंस का भी जो है इन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त पैक्ट हुआ है। तो फॉरेन मिनिस्टर आरागची ने कहा है कि हमारी जो ईरान और रशिया का जो एग्रीमेंट है, मुआहदा है, उसका नेचर इकोनॉमिक है, अर्थव्यवस्था है, इसे मिलिट्री उससे मत जोड़िए, वो एक पार्ट है। मेन हमारी जो एक कहते हैं ना फ्रेमवर्क है, वो इकोनॉमी को दोनों की बूस्टअप करना है, बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो देख रहे थे आप।